नमस्कार विद्यार्थियों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी के यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत अध्याय 4 जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या फर्क है, इसमें क्या अंतर है। जलवायु नियंत्रण। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मानसून तथा प्रमुख हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ऋतुएं होती है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जलवायु के बारे में। विद्यार्थियों, मौसम और जलवायु ये दोनों अलग अलग शब्द है। पिछले 2 अध्याय में हम आप हमारे देश की स्थलाकृतियां तथा अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल बातों में से 2 तत्व ये है जल और वायु। हम हमारे देश की वायुमंडलीय व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून या जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक ही क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि आज ये गर्मी है, या आज हम सर्दी है, या आज तूफान है, या लू है, तो ये एक मौसम हो गया। या हम जलवायु कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कश्मीर की जलवायु वो शीत है, या राजस्थान की जलवायु शुष्क और उष्ण है, या हम समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु को हम नमी और उष्ण बता सकते हैं, तो वो जलवायु है। मौसम तथा जलवायु के तत्व उसमें क्या क्या आते हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण यानी वर्षा एक ही होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह कुछ महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा हुआ या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर हम वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में के अनुसार परिवर्तन होना मानसून कहलाता है। राजस्थान भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था
में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर हम देखें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार भिन्नता होती है। गर्मियों में हम राजस्थान के कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगभग तापमान 20 डिग्री रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगभग तापमान 20 डिग्री रहता है, जबकि सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्राक्ष का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम केरला में ये तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी ताप में बहुत अंतर देखा जाता है उत्तर और दक्षिण भाग की अपेक्षा, क्योंकि भारत के अंदर कर्क रेखा है वो भारत के 20 में से निकलती है, दो भागों में उसको हम बांट सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात, भारत के कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। यानी रेगिस्तान में दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। इसका कारण होता है यहाँ पर रेतीला मरुस्थल होने के कारण रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। इस कारण दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है, क्योंकि यहाँ पे अथाह जल है और जल क्या होता है, मिट्टी की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वर्षण वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में, हिमपात के रूप में होता है। जब अभी सर्दियों में उत्तर भारत में ज़्यादातर इलाकों में हिम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर तथा नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या वस्तुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधताएं लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। विद्यार्थियों, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और सपाटी क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर इलाकों में यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। विद्यार्थियों, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा चपटी क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और यहाँ की जलवायु अत्यंत गर्म है। यहाँ वनस्पति के अभाव के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती है तथा हवाएं भी तीव्र गति से चलती है। यहाँ गर्मियों में तो धूल भरी आंधियाँ चलती है। राजस्थान में इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ के निवासी अपने घरों की मोटी दीवारें बनाते हैं ताकि देर से गर्म हो। इसके घर के अंदर का तापमान कम रहता है एवं एक लंबे समय तक ठंडक बनी रहती है। घरों की छतें चपटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। इस प्रकार छतों
से वर्षा जल की एक एक बूंद को एकत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी सतहों कहानियों में उड़ जाने का खतरा भी कम रहता है। तराई क्षेत्र तथा गोवा और मंगलुरु में ढाल वाले सतह क्यों बनाई जाती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं बेंगलुरु भारत के ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। गोवा और मंगलुरु में 300 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर वर्षा और तराई क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में ढलान वाली सतह बनाई जाती है ताकि पानी सतहों पर रुके नहीं, ताकि ढलवा सतहों के सहारे पानी नीचे बह जाता है। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि असम ऐसा इलाका है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। प्रतिवर्ष 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में अक्सर बाढ़ें आती है जिसमें संपूर्ण क्षेत्र पानी में डूब जाता है। धरातल पर लगभग वर्ष भर बाढ़ का पानी भरा रहता है जिसमें विषैले जीव जंतु जैसे सांप, कीड़े मकोड़े आदि अपना निवास बना लेते हैं। अतः घरों को पानी के भराव एवं विषैले जंतुओं से सुरक्षित रखने के इरादे से असम के निवासी अपने घरों को बांस के खंभों पर बनाते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थलीय उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति व्यापारिक पवनों से होती है, यानी मानसूनी पवनों से होती है, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ये पवनें किसी महाद्वीप के पूर्वी छोर से उठती है, तब वे आर्द्रता से परिपूर्ण होती है और पूर्वी किनारों पर किसी अवरोध के आ जाने से तुरंत वर्षा प्रारंभ कर देती है। परंतु जैसे ही ये महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर पहुंचती है, शुष्क हो जाती है और इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप पश्चिमी छोर वर्षा रहित रह जाता है। यही कारण विश्व के अधिकांश मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित होते हैं, यानी कर्क रेखा के आसपास स्थित होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास। जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है, जिसमें अक्षांश, तुगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उषावर्ष लक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। तब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, ये प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय
अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडक कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के कारण तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म एवं ठंडी हवा जल धाराएं बहती है तो वहां की जलवायु की दिशा समुद्र तट की ओर तब वह गर्म तट या ठंडा हो जाएगा। अतः अंत में किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रण करने में उस आवास की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी ऊंचाई। जैसे पर्वत ठंडे अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुखी ढाल अपेक्षाकृत झुके रहते हैं, यानी दूसरी ओर का भाग। अक्षांश कर्कवृत्त के देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम होकर गुजरती है, यानी देश के 8 राज्यों से अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है। कर्क क्षेत्र वर्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। ऊंचाई भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। जो साइबेरिया से जो शीत हवाएं चलती है वो हिमालय पर्वत उसको रोकने में सहायक है, इसलिए कारण भारत में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन, इसके अंदर हम वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, वायु ऊपरी वायु परिचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जिसमें सर्दियों में वर्षा होती है एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन इसको हम कहते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड वाइंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुववर्तीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये मरुस्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी एशिया में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब व
की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेठ धारा है। जेठ धाराएं ये एक संकरी पट्टी में सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी जगह अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। इसमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्ण एवं कटिबंधीय जेठ धाराएं हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। पश्चिमी विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग में होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि क्षेत्रों, तमिलनाडु को प्रभावित करता है। विशेषकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटों पर कई बार विनाशकारी तूफान चक्रवात आते हैं। भारतीय जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन की दिशा उलट जाने यानी उत्क्रमित के कारण उन्हें लाभ हुआ, जिसके कारण उनके जहाज़ों का जो प्रवाह है वो वायु की दिशा में हुआ और जिसमें उसको कम बल लगाना पड़ता था और जहाज़ें आसानी से चलती थी। उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारी के रूप में भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून शब्द एक अरबी शब्द है। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये विषुवतीय अक्षांशों में विषुवत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण के साथ साथ ये उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा की ओर खिसकता रहता है। अल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो जलधारा का नाम दिया गया है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है।
क्योंकि ये जलधारा क्रिसमस के समय बहना शुरू हो जाती है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, जिस कारण अक्सर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूखे पड़ने की आशंका रहती है, वर्षा कम होती है। मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का आगमन का समय भारत में जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मानसून प्रस्फोट अचानक एवं तीव्र गति के साथ घनघोर वर्षा होने की स्थिति को मानसून प्रस्फोट का नाम दिया गया है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय महाद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा और एक बंगाल खाड़ी शाखा। राजस्थान में ज्यादातर वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागर शाखा लगभग 10 जून बाद के आसपास मुंबई पहुंचती है। द्वीपों पर मानसून की वर्षा सबसे पहले होती है, यानी जो हमारे जो दक्षिण के जो द्वीप है, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, वहां पे सबसे पहले वर्षा होती है। मानसून को हम देखें तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? जून में सबसे पहले वर्षा होती है। जून के आसपास 1 जून से आसपास भारत में प्रवेश। सबसे पहले ये दक्षिण पूर्वी जो मानसून है वो 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करता है और ये 1 जून के आसपास केरल में ये प्रवेश करता है और 5 जून के आसपास बेंगलुरु के पास और 10 जून को मुंबई। उसके बाद में ये राजस्थान में लगभग 1 जुलाई या 30 जून के बीच में ये प्रवेश करता है। सबके अंत में ये 15 जुलाई के आसपास भारतीय जो सीमा है जैसलमेर को पार कर पाकिस्तान में पहुंचता है। सबसे अंत में 15 जुलाई के आसपास पहुंचता है। ऋतुएं भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है, जिसमें शीत ऋतु यानी सर्दी, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु, मानसून काल वर्षा ऋतु और मानसून की वापसी यानी उसके बाद का समय। मावठ या मावटा हम इसको कह सकते हैं। शीतकाल में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा को मावठ या मावटा कहा जाता है। ये जनवरी के आसपास होती है, इस कारण और ये रबी की फसलों के लिए अमृत के समान होती है। लू ये स्थानीय पवनें होती है जो उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलती है। ये धूल भरी एवं गर्म शुष्क पवनें होती हैं। काल वैशाखी ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की गर्म पवनों अर्थात लू के आर्द्र पवनों से मिलने के कारण पश्चिमी बंगाल, असम में भीषण तूफान आते हैं, जिसमें कभी कभी मानसून की पूर्वी वर्षा हो जाती है। इन तूफानों से होने वाली मूसलाधार वर्षा को काल वैशाखी कहा जाता है। आम्र वर्षा केरल एवं कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा ग्रीष्मकालीन वर्षा, जिसमें आम के पकने का समय होता है, इस कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा का नाम दिया जाता है। पवनोन्मुखी भाग यानी पर्वत का जो वह भाग जो पवनों के सामने होता है, जिससे पवन मुख कहते हैं, ढाल कहते हैं,
यहाँ पर पवनें अधिक वर्षा करती है। पवनाभिमुखी ढाल पर्वत के दूसरी ओर का भाग जहाँ वर्षा करने के पश्चात शुष्क पवनें उतरती है और यहाँ वर्षा कम होती है। ये पवनें वर्षा नहीं करती है। इस कारण जैसे हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत है, जो जिसके पूर्व दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है, लेकिन उत्तर और पश्चिमी भाग में ये पवनविमुखी भाग होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है और एक विभाजक रेखा का काम करती है। 50 सेंटीमीटर राजस्थान में जो वर्षा है वो उससे अधिक है, वो अरावली के दक्षिण पूर्व भाग में होती है और 50 सेंटीमीटर से कम है वो दक्षिण पश्चिम उत्तर और पश्चिम में होती है। इसके साथ में ये अध्याय ही समाप्त होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये प्रश्न आपको करना है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है, इसका कारण बताना है। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। जेड धारा से आप क्या समझते हैं, इत्यादि। इसी के साथ में ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो आप स्कूल में डाउट क्लास के लिए अवश्य आएँ। प्रतिदिन डाउट क्लास चलती है, 10 बजे से 1 बजे के बीच का समय रहता है। इसके अंदर सभी पीरियड उसमें डाउट के हो जाते हैं, डेली होते हैं। धन्यवाद।